हूँ आशित प्रकाश और आप देख रहे हैं हमारा यह द टोटल का अन्यता नगरी एपिसोड, जहां हम बात करते हैं ऐसे शख्सियत से जो किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात रखते हो या फिर राजनीति से संबंध रखते हो। और आज इसी कड़ी में मैं बात करने वाला हूं प्लुरल्स पार्टी के समस्तीपुर जिला अध्यक्ष सौरभ सुमन जी से, प्रोफेसर सौरभ सुमन जी से। सौरभ सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ सुमन जी, आपसे मेरा पहला सवाल यह कि आपकी अच्छी खासी प्रोफेसर की लाइफ चल रही थी, तो फिर ये पार्टी पॉलिटिक्स में आना कैसे हुआ? सर, सबसे पहले ये जो प्रोफेशन में जाने के लिए जो स्ट्रगल करना पड़ा है, जैसे कि बिहार में सरकारी स्कूल की पढ़ाई हम लोगों ने पूर्ण की। उसके बाद हमें इंजीनियरिंग करने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ा। और आपको पता है कि बिहार से बाहर जाके पढ़ना, वो भी महाराष्ट्र में जाके पढ़ना, बिहारियों के लिए कितना अपमानजनक रहता है। ऐसा नहीं कि सभी लोग अपमान करते हैं, पर बहुत सारे अपमान हम लोगों को सहने पड़े। और फिर भी हम लोग के मन में हर समय ये दर्द रहता था, जब पढ़ाई के बाद जॉब भी आया, कि माँ बाप को छोड़ के, पेरेंट्स को छोड़ के बाकी दिल्ली, मुंबई या किसी भी राज्य वाले अपने घर पे रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि पेरेंट्स भी अपनी एक जिम्मेवारी रहती है। पर हम लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि हम लोग के पेरेंट्स भी चाहते हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि अगर जॉब चाहिए, अगर अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, तो घर से बाहर रहना पड़ेगा। ये सब चीज, अच्छा क्यों रहना पड़ेगा, जॉब क्यों रहना पड़ेगा, क्यों गुड़गांव में ऐसा क्या है जो वहां पे आईटी सेक्टर है, हैदराबाद में ऐसा क्या है जो वहां पे आईटी सेक्टर है, और पटना के बीटा में 2014 के बाद प्रस्तावित आईटी सेक्टर अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, या इससे पहले भी क्यों नहीं हुआ। तो अगर सबसे इंजीनियरिंग करके हम लोग हरियाणा में जाके, ग्रेटर नोएडा में जाके, या हैदराबाद या बेंगलोर या पुणे में जाके जॉब कर रहे हैं, तो वहां के राज्यों ने ऐसा क्या कर दिया जो हमारे राज्यों ने बिहार में ऐसा नहीं किया है, जिसके कारण हम लोग एक तरह से, हम ये सबकी हालत वही है। चाहे आप आईटीआई करिए, सबसे छोटा टेक्निकल ट्रेड है, आईटीआई करिए, और आप वहां भी, वो भी करने के लिए आप बिहार से बाहर जाइए। अभी आप ये कहेंगे कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं, लेकिन अब आप देखिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज में फैकल्टी है। 2 साल पहले इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए फैकल्टी का पोस्ट आया था, वैकेंसी आई थी, 2 साल हो गए, और वो अभी तक मतलब चल रहा है। तो बिहार को बदलने के लिए, हाँ, मुझे स्ट्रगल करना पड़ा और अभी भी करना पड़ रहा है इस चीज में। आपको भी पता है कि एक पढ़ाई वाला ट्रेड प्रोफेशन छोड़ के, और वो भी राजनीति, और वो भी बिहार की राजनीति, जो पहला क्वेश्चन ही यही रहता है बिल्कुल कि आप किस जाति से हैं। और इसी बिल्कुल जगह पे, बिल्कुल, मैं उस पर आने तो ही वाला हूँ। जी, तो ये करना हम लोग के लिए बहुत बिल्कुल टफ है। बिल्कुल। सबके लिए टफ है, हमारी पार्टी में अधिकतर लोग ऐसे ही हैं, सभी कोई ना कोई प्रोफेशन छोड़ के स्ट्रगल कर रहे हैं इस लाइन में, तो सभी लोग ऐसे ही हैं। सर, आपने इस डिबेट के शुरुआती ही चीज में आपने जो सवाल उठाए बिहार की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, आज से पहले मैं भी समस्तीपुर के एक शिक्षक से ही बात कर रहा था बिहार की शिक्षा प्रणाली के संबंध में। और यह एक बहुत बड़ा सवाल है बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं और ये जो हकीकत मुद्दे हैं बिहार से जुड़े हुए छूट जाते हैं। ठीक है सर, मैं आता हूं उस पर। प्रोफेसर साहब, क्या प्रोफेसर सुमन सौरभ को अब बचपन में ऐसा कोई शौक था कि राजनीति में जाना है, या फिर ये अचानक से 2020 के विधानसभा चुनाव में एक काले वस्त्र में एक ऐसी शख्स आई, बस जुड़ गए? नहीं, ज्वाइन करने का, पार्टी ज्वाइन करने से ज्यादा ये था कि बदलाव लाना। लेकिन बदलाव लाने के लिए हम किसका दामन पकड़ते? अगर एक पढ़ा लिखा इंसान, मैं हर बिना नाम लिए आपको बता दे रहा हूं, एक पढ़ा लिखा इंसान किसी जातिगत पार्टी में जाता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है। एक पढ़ा लिखा इंसान किसी सांप्रदायिक पार्टी में जाता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है। उस दोनों को छोड़ के यहाँ पे आप एक किसी पार्टी का नाम ले लीजिए जो वो दोनों से दूर है। तो फिर हमारे लिए ही, हम जैसे लोगों के लिए ऐसी पार्टी का चाहिए हम्म था। और जब मैंने पहली बार 8 हम्म। मार्च को पार्टी की जब स्थापना हुई थी और जब एडवर्टाइज देखा था, मैं दिल्ली में था, मैंने बोला, और मेरे साथ वाले लोगों ने भी बोला, कि तुम्हारे मन माफिक पार्टी आ गई है जो दोनों चीज से दूर हट के बात करेगी।
और ये सत्य है कि जी, अगर आप इन दोनों मतलब मुख्य पक्ष और विपक्ष, अब दोनों का देखिए, या तो सांप्रदायिक या तो जातिवादी। अब जातिवादी का मतलब ये नहीं है कि हम सामाजिकता, कि अब आप किसी सामाजिक उत्थान और जातिवाद, दोनों में बहुत अंतर है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा या अलग डिबेट का मुद्दा हो जाएगा। लेकिन इन दोनों से हटके हमें चुनाव में उतरना था। अब कोरोना का नियम जो लगा था, वो उस समय भी उन पार्टियों के लिए ही लगा था जो विपक्ष में थे। सत्ता पक्ष की रैलियां हो रही थी, हम लोग की रैलियां मना थी, और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट के, हम लोग की आइडियोलॉजी में भी होता है कि हम लोग जैसे कोरोना का टाइम छोटा सा भी अगर कोरोना का रिस्ट्रिक्शंस है, तो हम लोग ना सभा करते हैं, ना हम लोग कोई भी ऐसा सम्मेलन तक नहीं करते हैं जिसमें कोरोना का रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि फिर हम लोगों में और फिर उनमें फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, अब हमें आप यह बताइए कि प्लूरल्स पार्टी की ऐसी कौन सी विजन है जो आपको इम्प्रेस कर गई और आपने पार्टी ज्वाइन कर लिया? और सर बाकी सब चीज छोड़ दीजिए, मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूँ कि हमने ऐसे लोगों को विकास और रोजगार पे बात करने लायक छोड़ दिया है जो आज से 30 साल से राजनीति में थे, उनके पिताजी थे या कोई भी हो। तो हमने ऐसे लोगों को राजनीति में विकास और रोजगार पर बात करने लायक बना दिया। अब आप देखिए कि हमें तो मीडिया तरजीह नहीं देती है, उसके पीछे बहुत सारा रीजन है। आपको ही पता है सेंसरशिप कैसे लगा हुआ है, कोई भी सत्ता पक्ष हो वही करता है। अब आप ये, अब हम जो बोल रहे हैं इसका प्रूफ है कि अब आप देख लीजिए कि सबसे पहले बिहार में रोजगार के लिए किसने आवाज उठाई थी। आवाज कितना रेंज में गया ये अलग बात है, लेकिन हम लोग को भी पता था। हम लोग एक चर्चा में थे, एक डिबेट में बैठे हुए थे आप पार्टी के उच्च स्तरीय पदाधिकारियों के साथ, तो उन्होंने बोला था कि हमारा हर एक मुद्दा मुख्य विपक्षी दल लेके चला जाएगा। अब आप ये ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमारे पास टीम नहीं थी, हमारे पास फंड नहीं थे, और हमारी जो भी विजन की बातें हैं। तो आप बताइए कि अब अगर मैं ये बात बोलूं, मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मैं बोलूं कि मैं अच्छा ऑपरेशन करता हूं किडनी का या ऑपरेशन करता हूं, तो आपको हंसी आएगी कि आदमी है किस लाइन में। और तो बिहार में जो रोजगार की बात हुई थी वो कौन कर रहा था, जिसे खुद रोजगार के लिए वो कहीं भी एलिजिबल नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ, काउंटर में एक बहुत अच्छा आया, 19 लाख 50 लाख। ये अच्छा 19 लाख 50 लाख सिर्फ मुंह से बोल देना है कि अगर अच्छा आपने 1 लाख बोल दिया तो मैं 1 लाख से कम कैसे बोलूंगा, चलिए मैं 2 लाख बोल देता हूं। यहाँ तो 30,000 एसटीटी, 30,000 एसटीटी में अभी चल रहा था ना, कोर्ट केस के बाद 3 साल के बाद अच्छे से वो दे नहीं पा रहे हैं ज्वाइन, और ये लाखों में बात कर रहे हैं। तो हमारा मुख्य विजन ही है, चुनावी प्रचार का तरीका होता है कि बस मुंह में आए बोल दिए, पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, अगर आपने 1 लाख बोला है तो मैं 2 लाख बोलूंगा। बिल्कुल, एक कदम आगे रहना है जी, और उसका कोई बेस नहीं है। जैसे कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, और अभी ये चुनावी घोषणा पत्र का मतलब क्या हो गया है कि आप जितने से जितने झूठे वादे कर सके। अब आप किसी भी पार्टी का देख लीजिए भाई, कोई भी चीज, अच्छा ये मौलिक नॉलेज की बात है, बेसिक नॉलेज की बात है कि बजट सत्र क्या होता है, बजट का मतलब क्या होता है। कोई लेकिन मुंह से बोल दे 10 लाख 50 लाख रोजगार देना है, तो ये दिक्कत है हम लोगों के अभी के नेताओं की। तो इसी को बदलने के लिए हम लोग आए हुए हैं और रहेंगे डट के, समय तो लगेगा। अब मैं आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा की ओर थोड़ा सा जाता हूँ जी। आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा का स्वभाव कैसा है? वो लंदन से पढ़ाई करके आई हैं, क्या हुआ लंदन वाली ठाठ या फिर मिथिला का मिठास और बिहारी वाला प्रेम है उनमें? देखिए लोगों को पूर्ण ज्ञान इस मैटर में नहीं है कि लंदन में ही रही है, ऐसा नहीं था सर। मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने दरभंगा के लहरियासराय में जो उनका पैतृक जगह है,
वहां के, अब स्कूल का नाम मुझे पता नहीं है, कि छोटा सा एक स्कूल है प्राइवेट, वहां से पढ़ाई किया, ग्रेजुएशन यहाँ से किया, और ग्रेजुएशन उन्होंने पुणे सिम्बायोसिस से किया। जैसे हम लोग महाराष्ट्र से पढ़े हुए हैं, तो वो उन्होंने एक मास्टर करने के लिए लंदन गए। तो मास्टर की जो ड्यूरेशन होता है उन्होंने वो लंदन में ही किया, और वहां पे उन्होंने जो थेसिस उनका था, उनका जो टॉपिक था वो था बिहार की राजनीति। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार सीधा उतर गए राजनीति में, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति का मतलब होता है कि राजनीति के बारे में नॉलेज होना। बाबा साहेब अम्बेडकर इसलिए अमर नहीं हुए कि वो बौद्ध धर्म में थे, बाबा साहेब अम्बेडकर इसलिए अमर हैं और सब जानते हैं क्योंकि उनको राजनीति और संविधान का नॉलेज था। तो बिल्कुल उनका बिल्कुल। स्वभाव आप सोच सकते हैं कि मिथिलांचल वाला ही होगा, क्योंकि अगर हम 3 साल, अगर हम महाराष्ट्र में 5 साल महाराष्ट्र चले गए पढ़ने के लिए, तो ऐसा नहीं कि हम, महाराष्ट्र से मेरा प्यार है, कर्मभूमि था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम महाराष्ट्रियन हो गए। हम बिहारी है तो बिहारी ही रहेंगे। बिल्कुल, मैंने आपसे यह सवाल इसलिए पूछा ताकि राष्ट्रीय अध्यक्षा का बारे में ख्याल जो है वो पार्टी कार्यकर्ताओं में क्या है, उनका पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ क्या व्यवहार, क्या स्वभाव है। क्योंकि आए दिन आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा चर्चा में रहती है कि अरे वो पुष्पम प्रिया चौधरी लंदन से पढ़ी हुई हैं। और देखिए लंदन से पढ़ी हुई है, तो हम अगर अभी आज मैं एक डाटा आपको बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी साहब जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने बोला कि विदेश की जगह पे भारत से पढ़ाई करो, और उनके 12 केंद्रीय मंत्रियों के बेटे विदेश में रह के पढ़ाई कर चुके। बिल्कुल, हमने भी यह खबर पढ़ा है, और हमने यह भी चिंता का विषय है कि जो बोल रहे हैं और उनके खुद के मंत्री ऑक्सफोर्ड प्रिपेयर कर रहे हैं। हद है। ठीक है सर, अब मैं अगली सवाल की ओर बढ़ता हूं। बिहार हो या देश हो, हमारे बिहार में या फिर देश में हर दिन, हर महीने पार्टी बनते रहते हैं। पर आपकी यह प्लुरल्स पार्टी काले और उजले झंडे के साथ बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त अचानक से आई और बिहार वासियों के अंदर पैठ बनाना शुरू कर दी। ये कैसे हुआ? इसके पीछे की कैसी रणनीति थी? आप लोगों ने इतनी मैं बता दूं कि बहुत से लोग हैं जो पार्टी बनाते हैं, बहुत से विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, जाने माने चेहरे होते हैं, पार्टी बनाते हैं। पर आपकी पार्टी के ये चर्चे हर जगह होते हैं कि इतना जल्दी कैसे आप लोगों के बीच तक अपनी पहुंच बनाए, इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। राजनीति करने के लिए तो यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां थी, लेकिन लोग इतने उब गए थे, और लोग इतने उबे हुए हैं, अभी भी उबे हुए हैं, कि उन्हें लगा है कि कोई ना कोई विकल्प आया हुआ है। स्टार्टिंग में हम लोगों के अगेंस्ट में ये भ्रम फैलाया गया, जो हम लोग का वोट कम आया, फिर भी हम लोगों ने सबसे ज्यादा कैंडिडेट उतारे थे। अब बताइए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा में एक कैंडिडेट जो हमारे थे, वो एक्स नेवी थे। उनका पर्चा बोला गया कि आपके पर्चे में ये गड़बड़ी है, पर्चा कैंसिल कर दिया गया। और जबकि हसनपुर से जो विधायक हैं वो कितना पढ़े लिखे होंगे। तो ये कर करके हमारे बहुत सारे 50-60 पर्चे कैंसिल किए गए। चुनाव आयोग का एक रूल है बिल्कुल, कि हमने ऐसा देखा था। जी, चुनाव बिल्कुल, आयोग का एक रूल है हमने कि ऐसा 1 देखा भी महीने था के कि आपकी अंदर। राष्ट्रीय अध्यक्षा ट्विटर पर जी, इन बातों को लेकर कहती रहती थी कि आपके बहुत से ऐसे जो हैं प्रत्याशी हैं जिनका नॉमिनेशन खारिज कर दिया जा रहा है। हमने जी। पढ़ा था ऐसी खबरें। अब आगे की बात आप कंप्लीट कीजिए। चुनाव आयोग 1 महीने के अंदर, अगर कोई भी चुनाव है और राज्य स्तरीय दल है, क्षेत्रीय दल, तो 1 महीने के अंदर उनका एफिलिएशन देती है। और हमारा एफिलिएशन कब दी? चुनाव फर्स्ट चरण खत्म हो जाने के बाद। हम सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, तब उन्होंने दिया। तो आप सोच लीजिए कि क्या चाह रहे थे। अच्छा, उसके बाद जब भी हम लोग, मैं मतलब ये एक पर्सनल नोट पे बता रहा हूं कि हम लोगों से लोगों की कितनी हमदर्दी है और ऑफिसर्स की कितनी हमदर्दी है, कि मैं बिना नाम लिए बताऊंगा कि पर्चा जब दाखिल हो रहा था, तो मैं एज ए पार्टी का प्रशासनिक पदाधिकारी होने के नाते गया था अंदर। तो उन्होंने मुझे बोला, एसडीओ साहब ने मुझे बोला कि अरे, और मतलब मैं बहुत खुश हूं और मैं चाहता हूं कि कुछ सीट तुम लोग जीतो। और ऐसे बहुत सारे प्रशासनिक पदाधिकारी का हम लोग से जब भी मिलना जुलना होता है पर्सनल पॉइंट नोट पे, तो वो ये बात बोलते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि बाकी क्या है। अच्छा देखिए, हम लोग का एक सबसे बड़ा बिहार की राजनीति के बदलाव के लिए जरूरी है कि अपराधी नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो।
अपराध का मतलब ये नहीं है, देखिए अपराध का मतलब, अब जैसे हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, भागलपुर में एक झंडा लगा हुआ रह गया था, पोस्टर छोटा सा इलेक्ट्रिक पोल पे था या कहीं कहीं पे था, तो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट पे केस कर दिया गया। और मैं अगर आज से प्रूफ देना शुरू करूं तो रिस्ट्रिक्शंस, कोविड रिस्ट्रिक्शंस में जो केस के अंदर आता है उसमें कितने सारे इन नेताओं का भाषण चला है और गैदरिंग हुआ है, मास गैदरिंग, पर केस नहीं होता है। तो ये सब जो भी मतलब आरोप हैं, उनसे हटा हुआ आरोप में अगर कोई क्रिमिनल, जैसे हम समस्तीपुर के मोहद्दी नगर की एक बात बता रहे, मोहद्दी नगर से डॉक्टर साहब एक हमारे कैंडिडेट थे, उन्होंने हमसे छिपा लिया था क्योंकि हम लोग भी नए नए आए हुए थे, इतना स्तर पे उनका छानबीन नहीं कर पाए। उनपे हत्या का प्राथमिकी, हत्या के लिए उकसाने का ऐसे कुछ प्राथमिकी दर्ज था। जब मुझे पता चला तो मैंने उनसे बोला कि आप, सीधा पार्टी ऊपर से आया कि उनको बोलिए कि अपना नॉमिनेशन आज के आज विड्रॉल कर ले। तो ये सब चीज बदलाव जो दिखा है लोगों में, तो लोगों में लगा है कि एक होप है। हमारे बारे में दुष्प्रचार कम फैलाया नहीं गया, अभी भी फैलाया जाता है। और सबसे पहला दुष्प्रचार था कि पिछले बार कि मैडम लंदन से आई है, लंदन भाग जाएगी। बिल्कुल। तो ऐसी ये सब चीज से, ऐसी चीजें जो गई, और आपके पार्टी की चर्चा हर जगह, चाय की हो या फिर सैलून के दुकान में हो, युवा के बीच आपके पार्टी की चर्चा होती है। और यही एक सवाल बना कि इतना जल्दी पुष्पम प्रिया चौधरी, जो कि कोई ऐसी नहीं है कि बहुत पहले से राजनीति में सक्रिय रही हो, और अचानक से आके लोगों के बीच में पैठ फैलाना, यह कैसे हुआ? प्रोफेसर साहब, हमारा एक और सवाल आपसे, बिहार जैसे राज्य, आपने पहले ही इसका जिक्र किया कि जहां राजनीति का मतलब जातिवाद, अगर यहाँ पर टिकट बंटता भी है तो जाति देख कर दिया जाता है कि इस जाति में इस क्षेत्र में जातीय समीकरण क्या है। तो ऐसे राज्यों में आपने एक चैलेंज के रूप में लिया है और आप जमीन पर उतरे भी हैं, पर आप जैसे कार्यकर्ता, आप जैसे पदाधिकारियों के लिए बिहार में लोगों को अपना विजन समझाना कितना कठिन और कितना आसान लग रहा है? देखिए आसान तो बिहार में है नहीं। ये आसान नहीं है, मैं इसलिए आसान नहीं है मानता हूं क्योंकि हमने पिछले 1.5-2 साल से हम ये देख रहे हैं कि बिहार में लोगों में अभी भी जातिवाद है। और वो है होने से ज्यादा ये है, मैं ये पंचायत चुनाव का आपको देता हूं उदाहरण। सबसे ज्यादा युवा जीत के आए। देखिए जाति है तो इसको खत्म तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर वो जाति के लोगों को ये पता चल गया कि ये नेता सिर्फ जातिवाद इसलिए करते हैं क्योंकि वो जाति के समय चुनाव लड़ने आते। इस बार के पंचायत चुनाव में देखिए सबसे ज्यादा युवा जीत के आए। मेरा खुद का जान पहचान वाले बहुत सारे जिला परिषद, बिल्कुल, ये चर्चा का विषय भी रहा पूरे बिहार वर्ष में। तो जातिवाद टूटेगा, लेकिन उसको तोड़ने के लिए एक सबसे बड़ी शक्ति है युवाओं की, क्योंकि नेता इलेक्शन के समय ही जातिवाद सिखाने आते हैं। बाकी समय उनको जातिवाद से कोई मतलब नहीं है, इलेक्शन के समय वो जातिवाद सिखाने आएंगे या और आपके अंदर फैलाने आएंगे। ऐसा कुछ ना कुछ माहौल क्रिएट करेंगे कि आप जिस जगह पे है कि वहां पे गोलबंदी हो जातियों का, तो उसको दूर कर सकता है एक ही तत्व है जो हम लोगों में, कि सभी युवा, चाहे वो जिस भी वर्ग के हैं, जिस भी जाति के हैं, तो जाति का बंधन तोड़ के आगे आएंगे। देखिए इसमें स्ट्रगल तो करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा। इन लोगों ने जो 30 साल का, अब तो जाति सिर्फ नेताओं में नहीं रह गई है ना, जाति तो अब सिर्फ अधिकारियों की पोस्टिंग में भी होती है। तो यहाँ पे ये सब चीज से निपटने के लिए बहुत ही मतलब मजबूती से इसमें लड़ना पड़ेगा, और लड़ना तो है ही। तो क्या प्रोफेसर साहब, आपको भी यह लगता है कि हमारे बीच जो भ्रष्टाचार है, यह जातिवाद एक जड़ है भ्रष्टाचार का? देखिए भ्रष्टाचार के लिए मतलब जातिवाद और भ्रष्टाचार, जैसे अब सीधा सा एग्जांपल है कि भ्रष्टाचार जो कर रहा है वो उसी जाति का नेता, उसी जाति का ऑफिसर और उसी जाति की जनता है जो झेल रही है, जिनको उस भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप देख लीजिएगा, मैं बिना किसी जाति का नाम लिए बता रहा हूँ, गरीब वर्ग जो मनरेगा पे काम कर रहा है, और ऑफिसर भी हो सकता है उसी जाति का हो, लेकिन मुखिया भी हो सकता है उसी जाति का हो, फिर भी उस मनरेगा में काम कर रहे कर्मी को पूरा पैसा नहीं मिलता है, उनके नाम पे पैसा विड्रॉल होता है। तो तीनों का लाइन, तीनों का चेन एक ही जाति का है, लेकिन फिर भी उनके साथ क्या हो रहा है कि उनको झेलना पड़ रहा है।
तो भ्रष्टाचार की तो नींव इसलिए है क्योंकि भ्रष्टाचार का पैसा नीचे से लेके ऊपर तक जाता है, और ये यहाँ पे एकदम चरितार्थ साबित हो रहा है। तो भ्रष्टाचार का मुख्य जड़ है कि ऊपर से कोई नकेल नहीं। अब देखिए हमारे समस्तीपुर का एग्जाम्पल लीजिए, कल समस्तीपुर के सीओ साहब के रीडर घूस लेते पकड़े गए। सबको पता है, कहीं किसी का भी रीडर, बिल्कुल ये खबर छपी किसी है, का हमने भी भी पढ़ा। रीडर जी, किसी का भी रीडर किसके लिए पैसा लेता है? अगर मेरी ऑफिस में मेरे अंदर का प्यून पैसा लेता है तो उसमें मेरा परसेंटेज होगा, ये सही बात है। इससे कोई झूठ नहीं बोल सकता, नकारा नहीं जा सकता। क्या हुआ, किस पे कार्रवाई हुई? रीडर साहब पकड़े गए, जेल होगा, फिर कुछ दिन के बाद चले आएंगे वापस। लेकिन इसका मेन मुख्य रीजन जो थे, उन पे कोई कार्रवाई हुई? क्या नेगोशिएट हुआ? क्या इंट्रोगेट किया गया रीडर साहब को कि आप किसके लिए पैसा ले रहे थे? नहीं। तो मुख्य जड़ को कभी नहीं पकड़ा जाएगा। ये छोटे मोटे हल्ले होते रहेंगे और फिर खत्म। अरे 4 केस दिखा दिया गया, और ये जनता जो है, अपने बिहार की जनता का सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक क्या है कि ये भूल जाती है। ये भूल जाती है। बिहार में एमएलसी चुनाव का वक्त है, तो आपकी पार्टी प्लुरल्स पार्टी अभी एमएलसी चुनाव में किस पोजीशन में है? देखिए जैसे समस्तीपुर का उदाहरण देते हैं, बहुत सारे लोगों ने हमसे पर्सनली संपर्क किया था एमएलसी चुनाव में टिकट के लिए, लेकिन हमारा यही एकमात्र है कि अब जो लोग कर रहे थे वो आपराधिक छवि थी उनकी, और किसी और पार्टी से टिकट नहीं लेने के कारण दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, ऐसा चक्र चल रहा था। हमारा पार्टी का एक बहुत क्लियर विजन में ये आता है, एजेंडा में, कि टिकट के समय हम किसी को दूसरी पार्टी से लाके अपनी पार्टी में टिकट नहीं देंगे चुनाव के समय। ये क्लियर है। अब बाकी समय आप पार्टी में आइए, आपका स्वागत है, लेकिन अगर चुनाव है और आप दूसरी पार्टी से चाहेंगे कि 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 5 दिन पहले उस पार्टी को रिजाइन करके सिर्फ चुनाव में टिकट के लिए हमारी पार्टी में आएंगे, तो ये संभव नहीं। तो अभी भी खोज चल रही है। चुनाव तो पोस्टपोन हुआ है क्योंकि डर मन में व्याप्त है कि टिकट बंटने के बाद भी बहुत सारे, तो अभी चुनाव अब मई के बाद जाएगा एमएलसी का। पहले मेयर का चुनाव होगा, नगर निगम का, उसके बाद जाएगा। तो थोड़ा सा ठंडे बस्ते में चल रहा है बाकी लोगों का काम, और हम लोग तलाश में है कि एक पढ़े लिखा अगर कोई जिला परिषद या कोई उस टाइप के, क्योंकि यहाँ पे क्या कौन खड़ा हो रहा है आप देख लीजिएगा। दोनों, ये पंचायत स्तरीय एमएलसी चुनाव है, और खड़ा होने वाले क्या है जिनको पंचायत से कोई मतलब नहीं है। तो बाकी पार्टी का ये है, और हमारा एजेंडा है कि कोई ना कोई पंचायत से जो जीते हुए आदमी है वही एमएलसी के लिए हमारे साथ आए। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, हमने आपकी एक तस्वीर देखी। आपकी तस्वीर मैंने फेसबुक पर देखी थी। जिला परिषद अध्यक्ष खुशबू कुमारी जी जब पहली बार अपने ऑफिस में कदम रख रही थी, उसमें आप भी पहुंचे हुए थे, और आपकी तस्वीर डॉक्टर विक्रांत के साथ देखी गई। क्या बात हुई डॉक्टर विक्रांत से? देखिए, हम जनरली समस्तीपुर में किसी पार्टी के, बाकी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं खुले बता देता हूँ कि इसके साथ मेरा कोई, जैसे लल्लन यादव जी हैं समस्तीपुर राजद के उपाध्यक्ष, मैं मतलब उनका संयोग बताता हूँ कि वो मतलब मैंने कभी उनसे ऐसे पार्टी आधारित बात नहीं की। उन्होंने मुझे 1-2 बार बोला भी, कह रहे मैं तो तुम्हारी मैडम का भी पोस्ट शेयर कर देता हूँ जो अच्छा लगता है। मेरे लोग बोलते भी, कह रहे आप राजद का हो के प्लुरल्स का पोस्ट शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो हमारे एक जिला परिषद, हमारे समर्थित जिला परिषद हैं रवि रोशन जी, जो कल्याणपुर वार्ड जिला परिषद नंबर 2 से जीते हुए हैं, अब वो तो जिला परिषद है, तो उनकी तरफ से मतलब विक्रांत जी की तरफ से निमंत्रण आया था सभी पार्टी के लोगों को कि आप लोग आइए गृह प्रवेश। और मैं आपको बता दूं, जब से टिकट फाइनल हुआ है लोगों ने उनसे दूरियां बना ली है, भाजपा और राजद वालों ने, क्योंकि वो अब भाजपा के भी नहीं रहे और राजद के भी नहीं रहे। तो मैं पहुंचा था, लेकिन चुनाव संबंधित कोई बातचीत नहीं थी, क्योंकि एक गृह प्रवेश का आयोजन था। उनके साथ 5 मिनट की मतलब बातचीत थी, और फिर हम लोग वहां से होके, क्योंकि वहां बहुत सारी पार्टियों के लोग थे, बड़े नेता एक भी नहीं आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो भी नेता आएंगे वो नप जाएंगे।
क्योंकि भाजपा ने अपना एक कैंडिडेट दिया है, राजद ने अपना कैंडिडेट दिया है, और ये दोनों जगह से मार खाए हुए बेचारे। बिल्कुल वो आरजेडी में गए हैं, लेकिन आरजेडी में शायद वो जिस लिए गए, आरजेडी उनसे मतलब नहीं रखी। उसके बाद तो क्या प्लूरल्स पार्टी से अगर वो प्लूरल्स पार्टी उन्हें ऑफर देगी, या फिर प्लूरल्स पार्टी में वो आना चाहे तो प्लूरल्स पार्टी क्या करेगी, प्लूरल्स पार्टी का स्टैंड क्या होगा? देखिए, ऊपर से अभी बात नहीं हुई है। मेरा पर्सनल डिसीजन ही सिर्फ मैटर नहीं करता है ना, पार्टी की जिला कार्यकारिणी में इस बात को चर्चा हुआ है और ऊपर भी नहीं हुआ है। हमने ये पता जरूर लगाया था कि उनकी आपराधिक छवि नहीं है, जो एक सबसे बड़ा एजेंडा पे फिट बैठता है। दूसरा कि ये तो नहीं है कि कहीं से टिकट नहीं मिला, तो ये संभव नहीं होगा, चाहे चुनाव लड़े या ना लड़े। एक मिनट। हाँ, तो क्या आपकी नजर है उन पर? नहीं, उनके साथ मतलब ये पहली मुलाकात थी मेरी ये गृह प्रवेश को लेके। पहली कोई मुलाकात थी, नजर लेकिन क्या का आपने नजर इसलिए बनाए नहीं है। रखा है क्या? नहीं, उन्होंने नजर बनाए रखा है, मुझे ये पता है, लेकिन अच्छा, चांस उन्होंने बहुत नजर कम है, बनाए रखा है। उम्मीद बहुत कम है। ओके ओके। अब सर मैं आता हूं, अब आप स्थानीय मुद्दों पर, समस्तीपुर के मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों, आप समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष हैं सर। आपके नजर में समस्तीपुर वासियों के लिए सबसे बड़ी समस्याएं क्या दिखती है? सर, रूरल और अर्बन में दोनों को दो कैटेगरी में बांट के बताता हूँ। रूरल में हाँ बिल्कुल, बताइए। समस्तीपुर जिला की सबसे बड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पे उद्योग, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 15 दिन में उद्योग लगा दोगे, मैं उस पर बाद में आऊंगा। सबसे पहली समस्या है कि समस्तीपुर जिला नदियों से घिरा हुआ है, और इस बार आप देख लीजिए कि 80% भूमि जो है समस्तीपुर की जलमग्न रही। उसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन इतना छोटा छोटा है कि आपको शर्म आएगी कि क्या ये अधिकारियों के कारण ये दूसरी गेट को खुला छोड़ दिया गया था गलती से, जिसके कारण कम से कम 20 गांव में पानी घुस गया। क्या ये कोई गलती हो सकती है? और वो पानी एक बार घुस तो जाएगा, लेकिन उस पानी को वापस करने में कितना टाइम लगेगा आपको पता है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या यही है, किसानों के पास खाद यूरिया मिल नहीं रही है। आज किसानों को यूरिया नहीं मिल रही है, और यूरिया कितना जरूरी आपने है बड़ी तो बात कही कि किसानों को खाद और यूरिया नहीं मिल रही है, यह एक बड़ी समस्या है और अभी लोग यह फेस कर भी रहे हैं। और सिर्फ यूरिया नहीं, डीएपी भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, किसान अपना फसल बेचेंगे कहाँ? समस्तीपुर दरभंगा में मुक्तापुर पड़ता है रेलखंड पे, जो समस्तीपुर में है, वो बाजार समिति के नाम से प्रसिद्ध है किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए, फसल बाहर भेजने के लिए। ये लॉकडाउन ने उनकी कमर तोड़ दी है कि बाहर ले जाने के लिए ट्रेन परिचालन रोक दिया गया था। आज भी पूरी तरह से ट्रेन चलाया नहीं जा रहा है, 30 रुपया टिकट कर दिया गया, 5 रुपया और 10 रुपया की टिकट को। ये सब छोटी समस्याएं दिखती हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट पड़ता है किसान को बेचते समय अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। यहाँ पे एक दूसरी बड़ी समस्या आ गई है किसानों के साथ, नील गाय की, या जिसे नील बकरी या घोड़परास के नाम से बोलते हैं। ये आए दिन फसल चढ़ जा रहा है, फसल बर्बाद कर दे रहा है। मैंने अधिकारी पदा सीएम साहब तक चिट्ठी लिखी, कृषि मंत्री तक को चिट्ठी लिखा, सिर्फ फॉरवर्ड होता है। 1 घंटे में नीतीश कुमार जी अपने संबंधित अधिकारी, अपने संबंधित टीम को फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, 2 दिन पहले मेरी एक चिट्ठी फॉरवर्ड हुई है, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो ये तो रूरल का सबसे बड़ी समस्या है। और अपराध तो पूरे समस्तीपुर जिले की समस्या है कि अपराध के मामले में बोलना शुरू करेंगे तो खत्म नहीं होगा। अर्बन की सबसे बड़ी समस्या है, पहले आदमी जी तो ले, उद्योग धंधा करने से पहले घर से बाहर तो निकल जाएंगे। यहाँ पे तो संकट ये है कि 6 महीने 7 महीने नाले पानी और गंदे पानी पूरा घर में घुसा रहता है। समस्तीपुर की अच्छी कॉलोनियों में आपका जाम 2 घंटा 2.5 घंटा तो आपको समस्तीपुर, मतलब जितने में आप बड़े बड़े एनसीआर घूम लेंगे, अच्छे जगह घूम लेंगे, उतने में आप समस्तीपुर में एक गुमती से दूसरी गुमती जाएंगे। मैंने गुमती का जिक्र इसीलिए किया, सालों से बचपन से सुनते आ रहे थे कि भोला टॉकीज पर गुमती पर फ्लाईओवर ब्रिज बनेगा, और हम वो आपको बता रहे हैं कि हमारा बचपन के अब बुढ़ापा खत्म हो जाएगा, लेकिन भोला टॉकीज गुमती पर फ्लाईओवर ब्रिज ये राज्य सरकार से नहीं बनेगी। मैं राज्य सरकार का इसलिए इसमें जिक्र किया, या फिर मुक्तापुर गुमती हो, कोई गुमती नहीं बनेगा। इससे दलसिंह सराय गुमती नहीं बन पा रहा है, मुक्तापुर गुमती नहीं बन पा रहा है, जिसके आगे पीछे कोई ऐसा बंगला नहीं है जिससे ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मुख्य समस्याओं
को आप छोड़ दीजिए, छोटी समस्याएं इनसे दूर नहीं होगा। विधायक है ना, मुख्य विपक्ष पार्टी के 3 बार विधायक है, कितने नाले ऐसे बन गए समस्तीपुर में जिनसे पानी का निस्तारण हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब समस्तीपुर का हर एक कॉलोनी डूब रहा है, हर एक हाई स्कूल, के इंटर हाई स्कूल, तिरुत एकेडमी, बीएड कॉलेज, ये डूबा रहता है। विधायक जी जिस दिन, अच्छा मैंने हम लोग जिस मैंने दिन बात जाते किया हैं, था समस्तीपुर समस्तीपुर उनसे पूछा था। आप आपके विधायक साहब यहाँ के विधायक हैं, आ, और आपके पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, तो फिर आप उनसे बोलते क्यों नहीं? वो उनका उनका कहना यह है कि वो विपक्ष के नेता है, इसलिए उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा। सर उनके पास अपना 2 करोड़ रुपया तो होगा सालाना मद में। बिल्कुल, विधायक निधि। विधायक निधि तो उनका होगा, वो भी छोड़ दीजिए सर। क्या वो डीएम ऑफिस के सामने बैठ के धरना नहीं दे सकते अगर उनका काम नहीं हुआ तो? अच्छा, जब वो 14 महीने सत्ता में रहे तब उन्होंने कौन सा काम कर लिया, मुझे उसका लिस्ट दे दीजिए। अगर वो बोल रहे हैं कि वो विपक्ष में थे तो उनका काम नहीं हुआ, मैं मान भी सकता हूँ, चलिए एक बार मान लेते हैं। 14 महीने के सत्ता में रहते उस समय उन्होंने कौन सा ऐसा काम पास करवा दिया? 14 महीने में अगर वो ओवरब्रिज भी चाहते तो शुरुआत हो जाती। 14 महीने सत्ता में रहे थे जब राजद और जदयू था। सर प्रोफेसर साहब, तो मैं आपको कुछ समस्याएं बताता हूं और आप उससे अवगत भी होंगे, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूं। काशीपुर, जहां पर समस्तीपुर के हर गांव से बच्चे काशीपुर की ओर आते हैं अपने शिक्षा के लिए। काशीपुर एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है कोचिंग संस्थानों के लिए। अगस्त और सितंबर, जुलाई से जब शुरू होता है बारिश का मौसम, तो बच्चे वहां पर समझिए कि ऐसे लगता है जैसे तैर के जा रहे हैं अपने संस्थानों तक। आप इस समस्याओं से अवगत होंगे। तो प्रोफेसर साहब, आप कब धरना दे रहे हैं डीएम ऑफिस के सामने? जी मैंने देखिए, हम लोग इस एक बार धरना बहुत देंगे? अच्छा एजेंडा बनाते हैं कि मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर मैं आज बस रोक दूं ओवरब्रिज के सामने, रेलवे रोक दूं, तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और 10 लाठी लेके तोड़ फोड़ कर दूं तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारा धरना का मतलब कैसे, मैं आपको वो बता देता हूँ। बीच समस्तीपुर डूबा हुआ था, पार्टी प्रेसिडेंट को लेके हम लोग पैदल बीएड कॉलेज, तिरहुत एकेडमी की तरफ गए। हमने देखा था कि आप अपने पार्टी प्रेसिडेंट को लेकर विभिन्न कॉलोनियों में घूमे थे। जी, तो हमारा, और फिर उसके बाद हमने पत्र लिख के उनको दिया, क्योंकि हम लोग, जब डीएम साहब से मेरी बात भी हुई थी, उस शुभंकर साहब डीएम साहब थे, तो उन्होंने फिर बताया कि हमने इतने जनरेटर सेट, बोर्डिंग सेट लगवाए हैं पानी निकालने के लिए। हम बोले ये तो टेम्पररी है, ये तो टेम्पररी है, बारिश पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन नाला ऐसा तो होना चाहिए कि नहीं 1 घंटा 6 घंटे में अगर बहुत तेज बारिश हुई तो ड्रेनेज सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि पानी निकल जाए। तो हम लोग ये देखिए, हम बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम लोग मतलब रेल रोक देंगे, बस रोक देंगे। पार्टी प्रेसिडेंट का पहले भी कहना है कि आम पब्लिक को दिक्कत नहीं हो, अगर पत्राचार से काम नहीं चलेगा, अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया, तब ये हमारा होगा कि हम उनके ऑफिस में जाके बैठ पे धरना पे बैठे। लेकिन रेलवे रोको और बस रोको करके, कही, और बिल्कुल आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि भाई साहब, पब्लिक को क्यों दिक्कत देना, हमें दिक्कत देना है उनको जिनका यह काम है। बहुत बड़ी बात कही आपने। प्रोफेसर साहब, आपकी कभी मुलाकात समस्तीपुर के सांसद, युवा सांसद, यंग ब्लडेड प्रिंस राज से मुलाकात हुई है? मुलाकात तो उनसे नहीं हुई, लेकिन देखिए उनको युवा सांसद कहना मैं इसलिए शर्म से बड़ा मानता हूं कि आप उनपे लगा हुआ आरोप जानते हैं। उनपे मैगी घोटाला का आरोप लगा है, मतलब मैगी घोटाला मतलब आप समझ लीजिए कि है उनपे, वो आरोप का आज तक उन्होंने सफाई नहीं दिया। सफाई का मतलब ये होता है कि आप इंटरिम बेल लेने जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा आरोप की पुष्टि करता है। कही मैगी घोटाले की बात एक बार फिर से दोहराइएगा, क्योंकि नेटवर्क इशू है। एक बार फिर से दोहरा दीजिए सर। हाँ जी सर। बोलिए सर, बोलिए। मैं मतलब घोटाला का मतलब मैं मैगी कांड बता रहा हूँ, मैं उन्होंने मैगी का कोई घोटाला नहीं कर दिया। मैं मैगी कांड की बात बता रहा हूँ। बोल रहा था कि आपने जो बात कहा।
तो सबसे पहले कि हम साफ होंगे। अगर मैं एक भ्रष्टाचारी हूं और आपको यहाँ पे भ्रष्टाचार से दूर हटने का या भ्रष्टाचार रोकने का उपाय बताऊंगा तो आपको भी हंसी आएगी कि उन्होंने, अच्छा मैं आपको ये पानी वाला जो कार्यक्रम था उसके बारे में बताता हूँ। वो अभी 10-15 दिन पहले समस्तीपुर के कॉलोनी में आए थे, 10-15 वही दिन पहले बीएड वो कॉलेज आए थे कॉलोनी। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का जायजा लेने के लिए। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का जायजा उन्होंने कब लिया है? जब अगली बार का बाढ़ आने का टाइम आ गया, आज इसकी बिल्कुल। शुरुआत हो जाएगी बिहार में। तो आप समझ लीजिए कि उनको अपने संसदीय क्षेत्र, देखिए अनुकंपा पे आधारित नौकरी पे आपको स्ट्रगल नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप तो अनुकंपा पे आए। आपके पिताजी ने जो भी फसल बोया है आप उसका काट के लेके जा रहे हैं, और लोगों ने अनुकंपा वाला सीट का आपको पता है कि कैसा जाता है। तो उनसे उम्मीद करना भी या उनके बारे में चर्चा करना भी हम मतलब समझ से परे की बात है कि जो आदमी कोरोना के टाइम में नहीं आए समस्तीपुर, युवा थे, बूढ़े नहीं थे, अगर उनका एज 60 लेते कि चलिए वो नहीं आ पाएंगे, बीमार हैं, हो सकता है कोरोना से प्रभावित हो। 25-30 साल का सांसद अगर कोरोना के समय भी अपने समस्तीपुर में नहीं आ पाएगा, और जिसके पास हर तरह की सुविधा है, सत्ता पक्ष है, तो आप सोच सकते हैं कि उन जैसे लोगों से उम्मीद या उन बिल्कुल। लोगों के बारे में बात भी करना हम जायज नहीं समझते। हम्म। तो अब सांसद महोदय, पुडल्स पार्टी चिराग पासवान जी के बारे में क्या सोचती है? वो भी आपके जैसे ही इंडस्ट्री की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, युवाओं की, युवा बिहारी लगाते हैं वो अपने नाम के आगे। सर लेकिन बहुत जल्दी याद नहीं आया उनको, ये कब याद आया उनको सर? उनके पिताजी भी तो यही राजनीति करते थे, उन्होंने कितनी बार इंडस्ट्री की बात की। देखिए परछाई तो आएगी क्योंकि वो पिताजी के नाम से आज भी जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाई हुई है। आज भी रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, और हमारे इधर से समस्तीपुर से उनका अच्छा खासा नाता रिश्ता रहा, उनके कारण जाने जाते हैं। तो बिल्कुल। उन्होंने क्यों नहीं किया? अभी केंद्रीय मंत्री थे, वो केंद्रीय मंत्री जब थे तो उन्होंने बिहार में कौन सा उद्योग चालू करवा दिया? अब उनके साथ जो हुआ है उससे बचने के लिए युवा बिहारी, युवा तो बिहारी है ही, और ये आपको आज पता चली, आपके पिताजी को क्यों नहीं पता चला था? आपके पिताजी हर सरकार, केंद्र की सरकार में मंत्री रहा करते थे, तो आपके पिताजी को तब पता नहीं चला कि बिहार में युवा है? तो ये सिर्फ अपने मतलब के लिए है। तो सिंपल सा बात बोलना चाहता हूं, उनसे उम्मीद इसलिए बेमानी है कि उनके पिताजी एक पावरफुल पोजीशन में रहे हैं सभी दिन। उनके चाचा, अच्छा उनके चाचा ही सबसे बड़े कर्तव्यनिष्ठ है। उनके पिताजी ने अपने घर के हर एक आदमी को टिकट दिया। मैं इसमें जातिवाद आप नहीं समझिएगा, लेकिन क्या पासवान जाति में और कोई भी आदमी इतने अच्छा नहीं था जिसको वो एमपी हाजीपुर से टिकट दे सकते थे इस बार? क्या समस्तीपुर सीट पे रामचंद्र पासवान जी से अच्छा कोई पासवान जी नेता नहीं थे? तो जो आदमी के पिताजी तो ऐसा भी ये तो हो करते सकता है हुए आए प्रोफेसर हैं। साहब, जो जीत के आएंगे उन्हीं उन्हीं को वो टिकट दे रहे हो, जो जीतने वाले हो उन्हीं को तो देंगे वो टिकट। देखिए मैं पर्सनली भी बताता हूं, आधा घंटा चिराग पासवान जी के परिवार से जो भी नेता है उनसे आप खड़ा होकर इंटरव्यू ले लीजिए, इंटरव्यू देने में सक्षम है क्या? जीतने वाले नेता का मतलब क्या होता है? जितने कि जो काम करके दिखा दे, जो जनता के सुख दुख में रहे, जीतने वाला नेता इसको कहा जाता है। ये तो आपने जो वर्ड बोला, ये तो तेजस्वी यादव जी ने भी अपने आपराधिक श्रेणी वाले लिस्ट जब जारी किए थे तो उसके कॉलम में यही भरा था कि ये नेता जनता के जीतने वाले नेता है, इसीलिए हम इन्हें टिकट दिए हैं, ये अपराधी हैं। मैं मानता हूं ऐसा वाली बात। अब ट्राई तो कीजिए, सब लोग मिलकर ट्राई तो कीजिए। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। जी सर। प्रोफेसर साहब, आज आपसे हमारी बातें हुई, लेकिन आखिरी सवाल एक, जी और सर। लोगों के बीच ऐसा बना रहता है, जो पुराने लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके बीच अगर यह बात बोली जाती है, कोई युवा अगर कह दे कि पुलस पार्टी नाम की एक पार्टी आई है, पुष्पम प्रिया चौधरी, उनमें सब के सब पढ़े लिखे हैं, तो उन बुजुर्गों का कहना होता है कि ये सब चलने वाला नहीं है, देखते हैं कब तक चलता है। तो क्या इन्हें गलत साबित करेंगे आप लोग, या फिर आप लोग भी उसी नदी में बहेंगे? नहीं सर, पिछले 2 साल से तो हम लोग अपनी जगह पे अड़े हैं। बदलने के लिए तो बोला गया था। मैं आपको बता दूं, तारापुर चुनाव में एक पार्टी के
मुख्य विपक्षी दल के बड़े भाई, बड़े कागज पर छोटे भाई और राजनीति में बड़े भाई का फोन आया था, समर्थन चाहिए हमको, समर्थन, हम आपको समर्थन देते हैं हमारे कैंडिडेट को। हमने बोला था सर माफ कर दीजिए, नहीं जीतना मंजूर होगा, पर आपसे समर्थन लेके फिर हम उसी राह पे नहीं चलेंगे। तो हम लोगों ने ये भी झेला है और पिछले 2 साल से डटे हुए हैं और आगे भी डटे रहेंगे, परिस्थितियां कैसी भी होगी। पार्टी स्टैंड अपना नहीं छोड़ेगी। ठीक है, फिर हम डटे लोग क्या क्या रहेंगे, मतलब रहेगा? डटे रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी मंजिल को हासिल भी करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप अपने मंजिल को हासिल करें। हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। और मैं बहुत जल्द आपसे कोशिश करूंगा कि आपसे मिलकर आपसे बातचीत की जाए। जी सर, आपका बहुत बहुत अभी के धन्यवाद। लिए और बस हमें, इतना ही। आप बोलिए सर, जी बोलिए सर, बोलिए बोलिए, हमारे पास समय है अभी। हम हमारा मुख्य एजेंडा ही है ये। मैं एक नहीं करूंगा, पर एज ए समस्तीपुर जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं ये हर समय कोशिश करता हूँ कि मेरा समस्तीपुर आगे बढ़े। और इसके लिए हमें बाकी पार्टी के लोगों से भी मैं बात करता रहता हूँ। अभी एक खलील रिजवी साहब का जो की हत्या की गई थी, वो जदयू के थे। जदयू नेता वो पहले, खलील बहुत रिजवी जी, पहले, जो कि शिक्षा मंत्री के करीबी नेता माने जाते थे। और वो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारी पार्टी से टिकट लेने आए थे, सरल रंजन से। मैं आपको बहुत पहले की बात बता दूं, मैं उनके लिए लड़ा हूं। मैं फेसबुक ट्विटर पे मैंने और बाकी पार्टी के लोगों को भी मैसेज किया है कि ऐसे नहीं चलेगा, कि अगर ठीक है आपको मेरी बात या मेरे मंच पर आगे बढ़ने से दिक्कत होगा तो चलिए आप लोग आगे रहिए, मैं पीछे खड़ा रहूंगा। और चलते हैं डीएम साहब के पास, एसपी साहब के पास कि हो क्या रहा है समस्तीपुर में, ये मंत्रियों से बात करनी बेमानी है। चलिए आप लोग ही अपना पेपर में नाम लिखवाइएगा, आप लोग आगे चलिए और बात करते हैं। समस्तीपुर बढ़ना चाहिए। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि समस्तीपुर का ही आदमी सांसद होगा, समस्तीपुर का। आप किसको सांसद बना रहे हैं? वैशाली के आदमी को समस्तीपुर का सांसद बना रहे हैं? सर सीधा सा सवाल है, किसी भी पार्टी का होगा, अगर आपका घर आपके इलाके में है तो अगर पानी से डूबता है तो आपका भी घर डूबेगा, अगर आप सांसद विधायक हैं तो। और जब आपको आपका घर डूबेगा तब तो दर्द होगा। जब आपकी खेत में नील गाय नील बकरी चरेगी तब तो दुख होगा। तो हम लोग यही चाहते हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ये खत्म करता हूं बात अपनी। मुक्तापुर जूट मिल बंद कर दिया गया था 2 साल पहले। हम लोग आए, इलेक्शन से पहले की बात है, आए और बहुत तमाशा हुआ। मैडम आई थी और 2 दिन के बाद तुरंत घंटी बजा के महेश्वर हजारी जो वहां से विधायक है, उन्होंने घंटी बजा के शुरुआत कर दी। हमने उस समय भी बोला था कि ठीक है, हम लोग खुश हैं कि चलिए हमारे ही कारण खो तो गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये दूर तक नहीं जाएगा। और आज देखिए पिछले 1.5 साल से ये बंद है। तो हो रहा है लेकिन बस और वही हम लोग रह लगे रहेंगे। आप लोग का साथ चाहिए, हमारी गलती भी हमें बताने के लिए और हमारे अच्छी बातें भी जनता तक पहुंचाने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद सर, आपने भी हमें समय दिया। हमारी कोशिश होगी कि आपसे बहुत जल्द मुखातिब होकर आपसे बात किया जाए। अभी के लिए बस इतना ही सर, नमस्कार। नमस्कार सर।